Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर गया हूँ आप सभी के लिए हिंदी साहित्य अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अंक 3। जी हाँ साथियों, इससे पहले जो 2 अंक प्रकाशित हो चुके हैं वीडियो के रूप में, उनको आपने देखा होगा। निश्चित रूप से उनका फ़ायदा आपको मिलेगा। और साथियों, यदि आप कॉलेज व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल लेक्चर 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य विषय से, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देखिएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस पेपर की। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? जी हाँ साथियों, कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? साथियों, नहीं आती है। अवधी, बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। जी हाँ साथियों, भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ साथियों, जो अवधी है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, बघेली भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, और जो छत्तीसगढ़ी है ये भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। लेकिन जो बुंदेली है यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। जी हाँ साथियों, जो बुंदेली है यह पश्चिमी हिंदी, जी हाँ साथियों, यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है साथियों। इसलिए यहाँ पर हम बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है बुंदेली, यानी कि जो बुंदेली है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। साथियों ध्यान दीजिएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां है वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? जी हाँ साथियों, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1890 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1896 ईस्वी और 1900 ईस्वी। जी हाँ साथियों, 4 विकल्प हमारे सामने हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है 1896 ईस्वी। जी हाँ साथियों, 1896 ईस्वी इसका सही जवाब है। यानी कि जो नागरी प्रचारिणी पत्रिका है साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नागरी प्रचारिणी सभा है और एक है नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो साथियों यहाँ पर पत्रिका के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि सभा के बारे में। जबकि बात करें तो नागरी प्रचारिणी जो सभा है, जी हाँ साथियों, नागरी प्रचारिणी सभा भी है एक, और उसका जो स्थापना है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना वो हुई थी 1893 ईस्वी में। जी हाँ साथियों, 1893 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है नागरी प्रचारिणी पत्रिका। जी हाँ साथियों, यहाँ पर पत्रिका की बात की जा रही है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन 1896 ईस्वी में आरंभ हुआ। तो इसका सही जवाब होगा 1896 ईस्वी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश के प्रथम कवि माने गए हैं। जी हाँ साथियों, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन से हैं? सरहप्पा, स्वयंभू, पुष्पदंत, देवसेन। साथियों अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर मैं इसका जवाब आपको बताता हूँ। अपभ्रंश के प्रथम कवि साथियों, जो अधिकांशतः जो विद्वान हैं उन्होंने अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। जी हाँ साथियों, जो स्वयंभू हैं जैन कवि हैं, इनको ही अपभ्रंश के प्रथम कवि के रूप में मान्यता मिली है। जबकि हिंदी के प्रथम कवि की बात करें तो सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। जी हाँ साथियों, प्रश्न यहाँ पर 2 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। एक है अपभ्रंश के प्रथम कवि, तो वो हैं स्वयंभू। एक है हिंदी के प्रथम कवि, तो यहाँ पर होगा सरहप्पा। तो साथियों हमारा जो प्रश्न है वो ऐसे है, अपभ्रंश का प्रथम कवि यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा स्वयंभू। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो वृहद इतिहास इसका प्रकाशन कितने खंडों में किया? जी हाँ साथियों, नागरी प्रचारिणी सभा, जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में बात की थी, नागरी प्रचारिणी सभा जिसकी स्थापना सन 1893 ईस्वी में हुई, उसने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नाम से साहित्य का प्रकाशन किया। तो कितने खंडों में उसने साहित्य का प्रकाशन किया? 12, 16, 18, 21। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पहले भी आ चुका 1-2 बार एग्जाम्स वगैरह में। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ पर ये प्रश्न, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ साथियों,
हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा ने 16 खंडों में प्रकाशित किया। जी हाँ साथियों, कितने खंडों में? 16 खंडों में। तो इसका सही जवाब होगा साथियों 16 खंडों में। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो का प्रमुख रस कौन सा है या प्रमुख रस है? जी हाँ साथियों, बीसलदेव रासो आदिकाल का जो बहुत महत्वपूर्ण रासो काव्य है, ग्रंथ है बीसलदेव रासो, इसका प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति रस। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ जो श्रृंगार है ये गलत है, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है इसका। मैं इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ साथियों, श्रृंगार इस तरीके से आप समझें यहाँ पर। तो जो प्रश्न है वो ऐसे है कि बीसलदेव रासो का प्रमुख रस कौन सा है? साथियों, रासो जहाँ पर आ जाता है तो हमारे दिमाग में यही बात आती है कि रासो जो ग्रंथ लिखे गए उनमें प्रमुखतः वीर रस ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ साथियों, आदिकाल में जो बीसलदेव रासो लिखा गया इसका मुख्य रस है श्रृंगार रस। जी हाँ साथियों, बीसलदेव रासो की यदि बात करें तो इसमें प्रमुख रस श्रृंगार रस रहा है। वीर रस इसमें गौण है, जबकि श्रृंगार इसमें प्रमुख रस है। बाकी के जितने भी रासो ग्रंथ है अधिकांशतः उनमें वीर रस ही प्रमुख होता है, लेकिन बीसलदेव रासो की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस प्रमुख रस है। जी हाँ साथियों, नरपति नाला का बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसके लिए कहा कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है? दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। जी हाँ साथियों, यह जो वाक्य है ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। किसके लिए कहा, कौन सी रचना के लिए कहा? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, प्रमाल रासो, पद्मावत, कौन सी रचना के लिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसा कहा? जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो कथन कहा है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो ये वाक्य यहाँ डॉक्टर बच्चन सिंह ने साथियों पृथ्वीराज रासो के लिए कहा है। जी हाँ साथियों, पृथ्वीराज रासो के लिए। तो यहाँ पर दो सवाल क्लियर होते हैं, दो प्रश्न क्लियर होते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कौन से महाकाव्य को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी बताया। एक प्रश्न तो साथियों यहाँ पर ये बनता है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कौन से महाकाव्य को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है? तो उसका भी जवाब होगा पृथ्वीराज रासो। और साथ ही एक प्रश्न जो हम पढ़ पा रहे हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसके लिए कहा कि राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, तो इसका भी सही जवाब होगा पृथ्वीराज रासो। जी हाँ साथियों, अगला जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, सूरा सो पहचानिए लरे दिन के हेत, यह पंक्ति किसकी है? जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरा सो पहचानिए लरे दिन के हेत, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, किसकी है साथियों यह पंक्ति? अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो कैंडिडेट्स हैं वो ये जो शब्द है सूरा, इसको देख करके अधिकांशतः या तो सूरदास इसका सही जवाब समझ लेते हैं या फिर तुलसीदास सही जवाब समझ लेते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पंक्ति है इसका सही जवाब है कबीरदास। जी हाँ साथियों, ये जो पंक्ति है ये कबीरदास जी की है। सूरा सो पहचानिए लरे दीन के हेत, यहाँ पर जो सूरवीर है उसके बारे में, उसकी पहचान के बारे में यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं। तो यह जो पंक्ति है यह है कबीरदास जी की। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन से संत श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे? जी हाँ साथियों, ऐसे संत जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी या कट्टर विरोधी थे कौन से हैं? कबीरदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा साथियों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे संत जो श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी रहे हैं, श्रृंगार रस का उन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया है, उनकी रचनाओं में विरोध देखने को मिलता है। तो वो कौन से हैं? कबीरदास जी नहीं हैं, दादू दयाल भी नहीं हैं, मलुकदास जी भी नहीं है। जी हाँ साथियों, सुंदरदास जी ही ऐसे संत थे जिन्होंने श्रृंगार रस का कट्टर या घोर विरोध किया है। साथियों इसका सही जवाब होगा सुंदरदास। यहाँ पर एक और बात मैं सुंदरदास जी के लिए बताना चाहूँगा कि सुंदरदास जी जो थे संतों में सबसे अधिक शिक्षित जो संत थे वो भी सुंदरदास जी है। जी हाँ साथियों, सबसे अधिक शिक्षित संत थे सुंदरदास जी और ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी, कट्टर विरोधी थे। श्रृंगार रस का इन्होंने विरोध किया है। किस विद्वान ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है? जी हाँ साथियों, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन से विद्वान हैं जिन्होंने जो रामानंद जी हैं, उनको आकाश धर्मा गुरु कहा है कि जो रामानंद हैं वो आकाश धर्मा
गुरु हैं, ऐसा किसने कहा? तो साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसा कहा। साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं विद्वान जो थे, इन्होंने ही रामानंद जी के बारे में ऐसा कहा कि रामानंद जी आकाश धर्मा गुरु के समान हैं, जो सभी को अपना आश्रय देते हैं, अपना शिष्य बना लेते हैं। जी हाँ साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसलिए रामानंद जी के लिए आकाश धर्मा गुरु शब्द काम में लिया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, मांगी के खइबो मसीत को सोइबो पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ की है? जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और कई बार यह पूछी जा चुकी है। जैसे नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम जो है उसमें भी ये सवाल पूछा गया है कई बार। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मांगी के खइबो मसीत को सोइबो, यह पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि यह पंक्ति तुलसीदास की। जी हाँ साथियों, दो प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है तुलसीदास की। और किस काव्य ग्रंथ की है? तो साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यह दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, ये 4 विकल्प हैं। और 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प या कौन सी काव्य कृति है जिसमें से ये पंक्ति ली गई है? तो मैं बताना चाहूँगा साथियों, तुलसीदास की जो कवितावली है, ये पंक्ति तुलसी की कवितावली से ली गई है। यानी कि जो मांग के खइबो मसीत को सोइबो, यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है तुलसीदास के कवितावली काव्य ग्रंथ की है। जी हाँ साथियों, कवितावली इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाकू कछु लेना हो सो लेऊ, कथन किसका है एवं किसके लिए ये कहा गया है? जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाकू कछु लेना हो सो लेऊ, ऐसा किसने कहा और किसके लिए कहा? सूरदास ने विट्ठलनाथ के लिए, वल्लभाचार्य ने सूरदास के लिए, वल्लभाचार्य ने विट्ठलनाथ के लिए, या विट्ठलनाथ ने सूरदास के लिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों और इसका जो जवाब है वो हमें देखना है। तो साथ ही यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, ये भी कथन है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाकू कछु लेनो हो सो लेऊ। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये। और साथ ही यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कथन है ये सूरदास ने विट्ठलनाथ के लिए नहीं कहा और वल्लभाचार्य जी ने भी सूरदास के लिए कभी ऐसा नहीं कहा और वल्लभाचार्य ने विट्ठलनाथ के लिए नहीं कहा। साथियों, विट्ठलनाथ जी ने सूरदास जी के लिए ऐसा कहा। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है विट्ठलनाथ ने सूरदास के लिए ऐसा कहा। जब सूरदास जी का देहांत हुआ तब विट्ठलनाथ जी ने सूरदास जी के लिए कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाकू कछु लेनो हो सो लेओ। सूरदास जी के देहांत के समय विट्ठलनाथ जी ने दुखी होकर के ये बात कही। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, यह पंक्ति किसकी है? चिंतामणि, केशव, देव, भिखारीदास। साथियों, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, यह भी पंक्ति है कि अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन। जो शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति, उसकी प्रशंसा यहाँ पर की गई है। तो यह पंक्ति किसकी है? जी हाँ साथियों, चिंतामणि, केशव, देव, भिखारीदास। तो साथियों, ये बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो देव है, देव ने ऐसा कहा। देव ने ये कहा कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, यानी कि अभिधा जो शब्द शक्ति है, यानी कि जो सरल बिल्कुल सहज जो काव्य है, जो अभिधात्मक शब्द शक्ति में लिखा गया है, वह उत्तम काव्य होता है, ऐसा देव साहब ने कहा। इस सवाल का सही जवाब है देव। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है साथियों, बद्ध रीति और मुक्त रीति कवियों में यह अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने निर्गुण भक्तों की अखंडता के साथ साथ जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। रीति काल के किस कवि के लिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसा कहा है? जी हाँ साथियों, डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसा कहा है कि एकमात्र कवि रीति काल के रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों में यह अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने निर्गुण भक्तों की अखंडता के साथ साथ जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है। कौन से कवि हैं साथियों? देव, भूषण, भिखारीदास, बिहारी। जी हाँ साथियों, चारों में से वो कौन से कवि हैं जिनके बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि यह अकेले ऐसे कवि हैं रीतिकाल के जिन्होंने निर्गुण भक्तों की अखंडता के साथ साथ अपनी रचनाओं में जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव का खुलकर के विरोध किया है? साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ
बिहारी जो हैं उनकी रचनाओं में ऐसा नहीं मिलता है, भिखारी दास की रचनाओं में भी ऐसा नहीं मिलता है, भूषण की बात करें भूषण की रचनाओं में भी ये सब नहीं मिलता है। साथियों देव की रचनाओं में हमें ये बातें देखने को मिलती है। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है देव। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कवि देव के लिए कहा कि ये रीतिकाल के अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने निर्गुण भक्तों की अखंडता के साथ साथ जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। जी हाँ साथियों, देव साहब की रचनाओं में जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध हमें देखने को मिलता है। जी हाँ साथियों, सही जवाब है देव। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं द्विजदेव, पद्माकर, मतिराम, भूषण। जी हाँ साथियों, रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि, रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन से माने जाते हैं साथियों? अंतिम, वो भी श्रेष्ठ कवि रीतिकाल के। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ साथियों, रीतिकाल के अंतिम कवियों की बात करें तो द्विजदेव और पद्माकर अंतिम कवि ठहरते हैं, लेकिन अंतिम श्रेष्ठ कवि की बात करें तो यहाँ पर पद्माकर इसका सही जवाब होगा। जी हाँ साथियों, रीतिकाल के जो अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं वो हैं पद्माकर। जी हाँ दोस्तों, पद्माकर यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, यह पंक्ति किसकी है? बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है साथियों, और रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, उनकी यह पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। घनानंद बोधा आलम ठाकुर, किसकी यह पंक्ति है साथियों? कि जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, यह पंक्ति किसकी है? घनानंद बोधा आलम ठाकुर। साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ यह पंक्ति जो है वह बोधा की है। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब है बोधा की है प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है, विलायत में दादाभाई नौरोजी को काला कहे जाने पर किसने शोभपूर्ण कविताएं लिखी थी? जी हाँ साथियों, विलायत में विदेश में जब दादाभाई नौरोजी को काला कहा गया तो ऐसा कहा जाने पर शोभपूर्ण कविताएं कौन से कवि ने लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब कौन सा होगा? जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ इसका सही जवाब है बद्री नारायण चौधरी। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। विलायत में जब दादाभाई नौरोजी को काला कहा गया तो उस समय इन्होंने मतलब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब ने इन शोभपूर्ण यानी कि दुखी होकर के, इनको बहुत दुख हुआ था, शोभ हुआ था, तो तब इन्होंने ये कविताएं लिखी थी, शोभपूर्ण कविताएं लिखी थी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। तो इसका सही जवाब है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में गंगा वर्णन मिलता है? जी हाँ साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कौन से नाटक में हमें गंगा वर्णन देखने को मिलता है? सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, अंधेर नगरी, भारत दशा। जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटकों में गंगा का वर्णन भी किया है और यमुना का वर्णन भी किया है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो गंगा वर्णन, जी हाँ साथियों, गंगा वर्णन इनके कौन से नाटक में हमें मिलता है? तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ साथियों, सत्य हरिश्चंद्र। जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, इसमें इन्होंने गंगा वर्णन किया है। भारत 12 मासा और देश दशा नामक प्रसिद्ध कविताओं के रचयिता हैं। जी हाँ साथियों, बहुत प्रसिद्ध कविताएं ये हैं, देश दशा और भारत 12 मासा। इन कविताओं के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु, राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि भारत 12 मासा और देश दशा ये बहुत प्रसिद्ध कविताएं रही हैं उस समय की, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं राधा कृष्णदास। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब होगा राधा कृष्णदास। ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे और राधा कृष्णदास जो हैं इन्होंने ही ये कविताएं लिखी, ये प्रसिद्ध कविताएं भारत 12 मासा और देश दशा साथियों। तो इसका सही जवाब होगा राधा कृष्णदास। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, स्वर्गो नरक ठेकाना नाही प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? साथियों बहुत प्रसिद्ध कविता रही है ये भी। तो ये कविता किसने लिखी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद्य मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय। जी हाँ साथियों, ये जो कविता है स्वर्गो नरक ठेकाना नाही प्रसिद्ध कविता किसने
लिखी है। साथियों रामचरित उपाध्याय ने नहीं लिखी है। मैथिली शरण गुप्त की ये कविता नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध्या की बात करें तो इनकी भी कविता नहीं है। जी हाँ साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये कविता है। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो कविता है स्वर्गो नरक ठिकाना नाहीं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कविता है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही क्रम बताएं। जी हाँ साथियों, मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं उनका सही क्रम हमें बताना है। जी हाँ साथियों, ऐसे जो प्रश्न हैं वो नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही मैं बताऊं साथियों आपको स्कूल लेक्चर तक में भी अब ऐसे सही क्रम वाले सवाल पूछे जाने लगे हैं, तो यही भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है इनको पढ़ना समझना। तो साथियों मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही क्रम भारत भारती यशोधरा साकेत जय भारत, जय भारत साकेत यशोधरा भारत भारती, साकेत यशोधरा भारत भारती जय भारत, भारत भारती साकेत यशोधरा जय भारत। जी हाँ साथियों, 4 विकल्प है, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही क्रम जिस विकल्प में है। जी हाँ साथियों, आप भी इसमें कोशिश कीजिएगा, देखिएगा। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो अंतिम विकल्प है। जी हाँ साथियों, चौथा विकल्प ये सही है। जी हाँ साथियों, मैथिली शरण गुप्त की जो भारत भारती है साथियों ये 1912 की रचना है। जी हाँ साथियों, 1912 की। साकेत की बात करें तो साकेत 1931 में आया था। जी हाँ साथियों, 1931 में। और यशोधरा की बात करें तो यह 1932 में आया था। जी हाँ साथियों, साकेत और यशोधरा आगे पीछे यानी कि 31-32 में आया। और जय भारत की बात करें तो यह 1952 में आया था। जी हाँ साथियों, मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं भारत भारती 1912 में आई, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में और जय भारत इनका 52 में आया। तो इस तरीके से सही क्रम है अपना चौथा विकल्प। जी हाँ साथियों, ये जो विकल्प है चौथा ये सही क्रम है मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का। साथियों बढ़ते हैं आगे। एक फूल की चाह शीर्षक कविता किसकी है। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। जी हाँ साथियों, जो प्रश्न है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है एक फूल की चाह यह कविता किसकी है। अब साथियों यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, अधिकांशतः जो कैंडिडेट्स हैं वो इस शीर्षक को देखते ही उनके दिमाग में माखनलाल चतुर्वेदी जी आते हैं, क्योंकि फूल पर जो प्रसिद्ध कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो कविता थी उसका शीर्षक था पुष्प की अभिलाषा। जी हाँ साथियों, पुष्प की अभिलाषा था, ना कि एक फूल की चाह। पुष्प की अभिलाषा इनकी जो प्रसिद्ध कविता थी उसका शीर्षक था पुष्प की अभिलाषा। जी हाँ साथियों, जबकि यहाँ पर पूछा जा रहा है एक फूल की चाह। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो शीर्षक कविता है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है, श्रीधर पाठक की नहीं है, बालकृष्ण शर्मा की नहीं है। साथियों सियाराम शरण गुप्त जी की यह कविता है। जी हाँ साथियों, एक फूल की चाह यह जो कविता है यह सियाराम शरण गुप्त की है। सही जवाब है सियाराम शरण गुप्त। माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो कविता है उसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। जी हाँ साथियों, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है एक फूल की चाह, तो यह है सियाराम शरण गुप्त की कविता। चलिए बढ़ते हैं आगे। निराला जी की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। जी हाँ साथियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचनाएं हैं उनको सही क्रम में जमाना है। कौन सा जो विकल्प है वो बिल्कुल एकदम सही क्रम में है, ये हमें देखना है। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, अनामिका, तुलसीदास, गीतिका और परिमल, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, नए पत्ते, नए पत्ते, अनामिका, परिमल, गीतिका। जी हाँ साथियों, कौन सा विकल्प सही है जिसमें निराला जी की रचनाओं का सही क्रम है। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप भी इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है अपना तीसरा विकल्प। जी हाँ साथियों, तीसरा विकल्प इसका सही जवाब है। निराला की जो परिमल है परिमल जो रचना है यह 1930 में आई। जी हाँ साथियों, 1930 में परिमल। गीतिका की बात करें तो निराला जी की गीतिका 1936 में आई। जी हाँ साथियों, 1936 इसका जो सन है जिसमें ये आई थी निराला जी की गीतिका।
और तुलसीदास की बात करें साथियों, निराला जी की तुलसीदास, तो 1938, जी हाँ साथियों, 1938 में प्रकाशित हुई निराला जी की तुलसीदास। और नए पत्ते जो इनकी रचना है, जी हाँ साथियों, 1946 में हमारे समक्ष आती है। जी हाँ साथियों, तो इस तरीके से तीसरा जो विकल्प है ये सही विकल्प है। इस विकल्प में निराला जी की रचनाओं का सही क्रम है। परिमल 1930 में प्रकाशित हुई, गीतिका 1936 में प्रकाशित हुई, तुलसीदास 1938 में, और नए पत्ते 1946 में। जी हाँ साथियों, तो इस तरीके से सही क्रम है तीसरा विकल्प। तो इस तरीके से जो तीसरा विकल्प है ये इसका सही जवाब है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है। यह पंक्ति किसकी है? लीलाधर जगुड़ी, धूमिल, श्रीकांत वर्मा, त्रिलोचन। जी हाँ साथियों, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और राजनीतिक व्यवस्था पर करारा व्यंग्य या चोट करती हुई ये पंक्ति किसकी है? जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ ये जो पंक्ति है, अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है। जी हाँ साथियों, यह पंक्ति है धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल की। जी हाँ साथियों, मेरे प्रिय कवि ये हैं और बिल्कुल इनकी रचना है, उसी की ये पंक्ति है। अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है। जी हाँ साथियों, यह जो पंक्ति है यह है कवि धूमिल की। सुदामा पांडे जो इनका मूल नाम है, धूमिल, उनकी यह पंक्ति है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है, वे कौन से कवि हैं जो अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं लिखते थे? जी हाँ साथियों, कौन से कवि थे जो जिन्होंने अपनी काव्य यात्रा शुरुआत की तो आरंभिक दौर में वो बालेंदु उपनाम से रचनाएं लिखते थे? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय। जी हाँ साथियों, चार विकल्प हैं। तो कौन से कवि हैं जिन्होंने बालेंदु उपनाम से कविताएं लिखी अपने शुरुआती दौर में? तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ साथियों, केदारनाथ अग्रवाल, जिसका सही जवाब है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं लिखी। जी हाँ साथियों, सही जवाब है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, कवि अज्ञेय की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? जी हाँ साथियों, कवि अज्ञेय जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो उनकी जो रचनाएं हैं उनका सही क्रम इनमें से कौन सा है? बावरा अहेरी, इत्यलम, इंद्रधनुष, रौंदे हुए थे, हरी घास पर क्षणभर। इत्यलम, बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षणभर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, हरी घास पर क्षणभर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, बावरा अहेरी, इत्यलम। इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। कौन सी रचनाओं के क्रम के हिसाब से कौन सा विकल्प इनका यहाँ पर सही है? जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा अब। तो साथियों यहाँ पर मैं इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करें तो इत्यलम। जी हाँ साथियों, जो इत्यलम है अज्ञेय साहब की, यह आई थी 1946 में। जी हाँ साथियों, 1946। इसके बाद जो हरी घास पर क्षणभर, इसका प्रकाशन वर्ष है 1949। जी हाँ साथियों, 1949। बावरा अहेरी जो इनकी रचना है ये इसका कालक्रम है 1954। जी हाँ साथियों, 1954। इसके बाद जो इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, इसका सही कालक्रम है 1957। जी हाँ साथियों, इस तरीके से इनके जो चारों रचनाएं यहाँ पर दी हुई है उसका सही क्रम है चौथा विकल्प। जी हाँ साथियों, जो चौथा विकल्प अंतिम विकल्प ये इसका सही जवाब है। इत्यलम इनकी 1946 में आई और हरी घास पर क्षणभर ये 1949 में, बावरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे 1957 में। तो काल कर्म के हिसाब से जो चौथा विकल्प है यह सही है। जी हाँ साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? जी हाँ साथियों, जो शिवपालगंज गांव है उसकी ज़िंदगी का यथार्थ चित्रण कौन से उपन्यास में मिलता है? विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, भागे हुए लोग, कितने चौराहे। साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार नेट JRF की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। साथ ही कॉलेज व्याख्याता की परीक्षाओं में भी ये जो प्रश्न है इसे पूछे जाने की संभावनाएँ बनी रहती है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि श्री लाल शुक्ल एक उपन्यासकार रहे हैं, तो उनका उपन्यास है राग दरबारी। जी हाँ साथियों, राग दरबारी। इसी उपन्यास में शिवपालगंज की ज़िंदगी का यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। जी हाँ साथियों,
तो इसका सही जवाब है राग दरबारी। राग दरबारी, और उसके लेखक हैं, उपन्यासकार हैं श्री लाल शुक्ल। सरस्वती पत्रिका थी साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक? जी हाँ साथियों, सरस्वती पत्रिका जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में प्रकाशन आरंभ हुआ या शुरुआत इसकी हुई, और इसके बारे में पिछले वाले जो अंक में हमने विस्तार से पढ़ा था। इससे पहले वाला जो अंक था, अंक 2, उसमें सरस्वती पत्रिका पर हमने थोड़ा अच्छे से बातचीत की, और संपादक और इसके जो प्रकाशक हैं, इसके साथ ही महाराज प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में भी हमने पढ़ा कि सरस्वती पत्रिका में कब आए और कब तक उनका कार्यकाल इस पत्रिका के साथ रहा। आज हम इस अंक में बात कर रहे हैं कि सरस्वती पत्रिका क्या थी, मतलब साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक, त्रैमासिक? जी हाँ साथियों, अच्छा प्रश्न ये बनता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा साथियों, सरस्वती पत्रिका जो थी यह मासिक पत्रिका थी। जी हाँ साथियों, मासिक पत्रिका थी। तो सही जवाब इसका होगा साथियों मासिक पत्रिका। सरस्वती पत्रिका जो थी ये मासिक पत्रिका थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है साथियों, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण किसने माना है? जी हाँ साथियों, किस विद्वान ने ऐसा कहा है कि जो साधारणीकरण है वह आलम्बनत्व धर्म का होता है? भट्टनायक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र? जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है और यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। जी हाँ साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आलम्बनत्व धर्म का ही साधारणीकरण होता है। ऐसा किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? जी हाँ साथियों, 4 विकल्प हैं, लुकाच, ब्लॉक, बेंजामिन, एजरा पाउंड। इन चारों में से कौन सा समीक्षक है जो मार्क्सवादी नहीं है? जी हाँ साथियों, अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा साथियों, मार्क्सवादी समीक्षक की यदि बात करें तो लुकाच जो है मार्क्सवादी समीक्षक हैं, और ब्लॉक भी मार्क्सवादी समीक्षक हैं। बेंजामिन की बात करें तो बेंजामिन भी मार्क्सवादी समीक्षक है साथियों। एजरा पाउंड मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो एजरा पाउंड है ये मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है बल्कि बिंबवादी समीक्षक है। जी हाँ साथियों, एजरा पाउंड जो है यह बिंबवादी, जी हाँ साथियों इसको याद रखिएगा, बिंबवादी समीक्षक है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ये भी। तो यहाँ पर सही जवाब है साथियों एजरा पाउंड, यानी कि मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है एजरा पाउंड। बाकी जो तीनों हैं ये मार्क्सवादी समीक्षक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कला अनुकृति की अनुकृति है। जी हाँ साथियों, यह किसने कहा, यह किसका मत है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि कला जो है वह अनुकृति की भी अनुकृति है। ऐसा किसने कहा? प्लेटो, अरस्तु, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ? जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कला को अनुकृति की भी अनुकृति जो बताई है वो है प्लेटो। जी हाँ साथियों, प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने कला को अनुकृति की भी अनुकृति कहा है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब होगा हमारा प्लेटो। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है प्लेटो। तो साथियों इस तरीके से ये था आज का आपके लिए तीसरा अंक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने इस अंक में किया, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। और साथियों इसी तरह आप मेरी वीडियोस देखते रहें, और जल्दी ही जो अंक 4 हैं वो भी आपके समक्ष में लाने वाला हूं। उसमें भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ही इसी तरह से मैं संकलित करके आपके लिए लाऊंगा, ताकि आपको बेनिफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा और परीक्षाओं में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो साथियों देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।